हेलो, वेलकम ज़रूर टू माय यूट्यूब kanal। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज का वीडियो भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है आकुजाटिव के केस में, क्योंकि आज की वीडियो में हम आकुजाटिव की प्रेपोजिशंस सीखेंगे, जर्मन लैंग्वेज की कुछ प्रेपोजिशंस सीखेंगे। अब आकुजाटिव की प्रेपोजिशंस हैं ये, इससे मेरा क्या मतलब है। तो जैसे कि हमने आकुजाटिव में पढ़ा था कि जैसे आकुजाटिव कोई वर्ब आती है, जैसे इश हाब आइनन ब्रूडर, तो इश हाब आइनन ब्रूडर है, हाब के बाद आइनन आया है, आइन ब्रूडर नहीं आया। तो हाब के बाद आइनन लगाया हमने, हाबन एक आकुजाटिव वर्ब है, इसलिए हमने हाबन के बाद आकुजाटिव का आर्टिकल लगाया। इसी तरह आकुजाटिव की प्रेपोजिशंस के बाद भी आकुजाटिव का ही आर्टिकल लगेगा नाउन का। तो अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में आगे और देखते हैं ये चीज़ें प्रैक्टिकली। तो जैसा कि मैंने बताया, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रपोजिशनन मिट आकुजाटिव। तो प्रेपोजिशंस में हमारी पहली प्रेपोजिशन है बिस, और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है टू या फिर अप टू। हिंदी में हम इसको बोलेंगे तक। ये तक किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करा है मैंने, जैसे सोमवार से शुक्रवार तक, 9 बजे से 6 बजे तक, इस कॉन्टेक्स्ट में हम बिस यूज़ करते हैं। तो अब जल्दी से देखते हैं बिस के एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में पहला सेंटेंस है हमारे पास, इश arbeite von Montag bis Freitag, आई वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मैं सोमवार से शुक्रवार तक काम करता हूँ। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है हमारा, du musst bis Sonntag kommen, you have to come till Sunday, तुम्हें संडे तक आना ही होगा, तुम्हें रविवार तक आना ही होगा। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन में मैंने आपको दिखा दिया कि तक हमने यूज़ करा है, और इस ही कॉन्टेक्स्ट में हम बिस प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। और एक और नोट करने वाली चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसे स्ट्रक्चर्स में, डेज़ के स्ट्रक्चर्स में, हम जनरली आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते। फोन देम मोन्टाग बिस देम फ्राइटाग ऐसे नहीं लिखते, फोन मोन्टाग बिस फ्राइटाग ही लिखते हैं। तो ये एक और प्लस पॉइंट है जहाँ हम आर्टिकल अवॉइड कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रेपोजिशन पे, जो कि है ओन। ओन का मतलब विदाउट, और हिंदी में के बिना, जैसे कि उसके बिना, इसके बिना, इस कॉन्टेक्स्ट में। तो अब हम देखते हैं इसके भी एग्जांपल्स, जिससे हमको ये प्रेपोजिशन और अच्छे से क्लियर हो। तो ओन में पहला सेंटेंस है हमारा, ओन सिगरेट फंक्शनिert es nicht, इट डजंट वर्क विदाउट सिगरेट। अब इस सेंटेंस की हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह बनेगी कि बिना सिगरेट पिए उसका दिमाग काम नहीं करता, या फिर बिना सिगरेट पिए उसका दिन आगे नहीं चलता, उसका दिन सही से नहीं चलता, बिना सिगरेट पिए उसकी बॉडी सही से काम नहीं करती। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट इस सेंटेंस के बन सकते हैं हिंदी में। और अगर आप इन्हीं कॉन्टेक्स्ट के लिए जर्मन में सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आप भी इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो, फंक्शनियन वर्ब का यूज़ कर सकते हो, एस फंक्शनियट या एस फंक्शनियट निस्ट का यूज़ कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इश का निस्ट ओन लीजा कॉमन, आई कांट कम विदाउट लीजा, मैं लीजा के बिना नहीं आ सकता। तो ऊपर वाले सेंटेंस में सिगरेट के बिना और नीचे वाले सेंटेंस में लीजा के बिना। तो हमने ओन भी देख लिया हम कैसे इस प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं। और अगर अब आपको अपनी जर्मन और भी अच्छी करनी है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको खुद अपने सेंटेंसेस फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे। आप वो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में भी लिख के डाल सकते हो नीचे, जिससे मैं उनको रिव्यू कर पाऊँ। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी थर्ड प्रेपोजिशन पे, जो कि है गेगन। गेगन का मतलब होता है अगेंस्ट। हिंदी में हम इसको बोलें तो इसका मतलब होता है विरुद्ध, के खिलाफ। आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो गेगन में पहला सेंटेंस है, Ganz Europa ist gegen Russland, the whole Europe is against Russia, पूरा यूरोप रूस के विरुद्ध है या फिर रूस के खिलाफ है। तो अब इसी के जैसा सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, जॉन सीना kämpft gegen Brock Lesnar, जॉन सीना is fighting against Brock Lesnar, जॉन सीना ब्रॉक लेसनर के विरुद्ध लड़ रहा है। तो अब हिंदी में हम बोलते हैं कि जॉन सीना ब्रॉक लेसनर के साथ लड़ रहा है,
लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं होता। जर्मन में हम ये नहीं बोल सकते कि जॉन सीना ब्रॉक लेसनर के साथ लड़ रहा है। जर्मन में हम ऐसे ही बोलेंगे कि जॉन सीना ब्रॉक लेसनर के विरुद्ध लड़ रहा है। तो अब आप नोटिस कर चुके होंगे कि ये जो गेगन प्रेपोजिशन है ये दो अलग अलग चीज़ों को दिखाती है। एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट है, मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे के विरुद्ध है। तो अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रेपोजिशन पे, जो कि है एंटलांग। एंटलांग एंटलांग का इंग्लिश में मतलब होता है अलोंग, और इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं साथ में। अब ये साथ में किस कॉन्टेक्स्ट में है ये हम देखते हैं एग्जाम्पल में, जिससे आपको और अच्छी क्लैरिटी होगी इस प्रेपोजिशन की। तो एंटलांग में पहला सेंटेंस है हमारा, इश फार देन स्ट्रांड एंटलांग आई एम ड्राइविंग अलोंग द बीच। मैं बीच के साथ में गाड़ी चला रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये इमेज दिखाना चाहूँगा जो कि मैंने यहाँ ऐड किया है। फोटो में राइट साइड में एक बीच है और बीच के साथ साथ ही गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ऐसे ही साथ में हम एंटलांग के लिए यूज़ करते हैं। आप किसी चीज़ के साथ साथ चल रहे हो तो उसके लिए आपको एंटलांग यूज़ करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, जो कि है इश लाउफ दी स्ट्रासे एंटलांग आई एम वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट। मैं गली के साथ साथ चल रहा हूँ, या फिर मैं रोड के साथ साथ चल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ इमेज में एक रोड बनाई है जिसके साथ साथ एक व्यक्ति इस ही डायरेक्शन में चल रहा है, रोड की ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो ऐसे साथ में के लिए आप जर्मन में एंटलांग यूज़ कर सकते हो। और आपने इधर नोटिस भी किया होगा कि एंटलांग के बाद आकुजाटिव का ही आर्टिकल लगा है पहले सेंटेंस में। देर स्ट्रांड होता है तो यहाँ पर देन स्ट्रांड आ गया है। तो इसी वजह से हम इनको आकुजाटिव की प्रेपोजिशंस बोलते हैं, क्योंकि इनके बाद आकुजाटिव का ही आर्टिकल लगता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है दूर्श। दूर्श का मतलब थ्रू। हिंदी में हम इसको बोलेंगे के माध्यम से, के द्वारा, के ज़रिए। तो हिंदी में इसके कई सारे मतलब हो सकते हैं। तो हम इसको अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे और उसी के हिसाब से इसका मतलब हम बताएंगे। तो दुर्श के एग्जाम्पल्स में पहला सेंटेंस है इश फार दुर्श दी स्टार्ट आई एम ड्राइविंग थ्रू द सिटी। मैं शहर के ज़रिए या फिर शहर के अंदर से गाड़ी चलाते हुए जा रहा हूँ, या फिर मैं शहर में से सफ़र कर रहा हूँ। तो इसके ऐसे ही कई सिमिलर मीनिंग्स हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर थ्रू के मीनिंग्स बनते हैं में से, के ज़रिए। तो थ्रू के कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं दूसरे सेंटेंस के बाद बताता हूँ। तो दूसरा सेंटेंस है हमारा वी वांडर durch den Wald। वी आर हाइकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। हम जंगल के ज़रिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, या फिर हम जंगल में से पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो अब दोनों ही सेंटेंस में एक चीज़ सिमिलर है कि दोनों ही सेंटेंस में किसी चीज़ के अंदर से चीज़ जा रही है। ऊपर वाले सेंटेंस में शहर के अंदर से चीज़ जा रही है और नीचे वाले सेंटेंस में जंगल के अंदर से चीज़ जा रही है। ऊपर वाले सेंटेंस में वो शहर के अंदर से ड्राइव कर रहा है और जंगल में वो सफ़र कर रहा है। तो दोनों में ही किसी चीज़ के अंदर से होके वो निकल रहे हैं। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हम दुर्श का यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रेपोजिशन पे, जो कि है ओम का इंग्लिश में मतलब होता है अराउंड, और हिंदी में हम इसको आसपास कह सकते हैं। और ये वाली प्रेपोजिशन हम मोस्टली टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। तो अब इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं हम, जिसमें पहला सेंटेंस है Ihr könnt heute Abend um 19 Uhr kommen। You can come या फिर you all can come today's evening around 7 o'clock। आप सभी आज शाम 7 बजे आ सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं हम दूसरा सेंटेंस, उसके बाद मैं एक नोट करने वाली चीज़ बताऊंगा इसमें इम्पोर्टेंट। तो दूसरा सेंटेंस है हमारा Ich brauche morgens einen Termin um 8 Uhr। I need an appointment for tomorrow around 8 o'clock। मुझे कल 8 बजे की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। तो अब देखो इन दोनों ही सेंटेंस में टाइम का यूज़ हुआ है, लेकिन इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बन रही थी अराउंड और हिंदी ट्रांसलेशन बन रही थी आसपास। लेकिन
ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में जर्मन में यूज़ होता है केवल स्पेसिफिक चीज़ के लिए। जर्मन में इसका आसपास नहीं होता। जैसे जर्मन में हमने 19 उअर बोला तो उसका मतलब 19 उअर ही है, 19 उअर के आसपास नहीं है। अगर जर्मन में हमने 8 उअर बोला तो 8 उअर ही है उसका मतलब, 8 उअर के आसपास नहीं है। तो जर्मनी में लोग काफ़ी पंक्चुअल होते हैं, तो वो उनका यूज़ करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, आसपास के लिए नहीं करते। तो ये चीज़ भी आपके नॉलेज में होनी चाहिए। तो अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट प्रेपोजिशन पे, जो कि है फ्योर, और इसका इंग्लिश में मतलब होता है फॉर, जो कि उसके नाम से ही पता लग रहा है, और हिंदी में हम इसको के लिए कह सकते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस है टॉम übt für einen Marathon. टॉम इज प्रैक्टिसिंग फॉर अ मैराथन। टॉम एक मैराथन के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा Sie kocht für ihn. She is cooking for him. वह उसके लिए खाना बना रही है। तो दोनों ही सेंटेंसेस में के लिए आ रहा है, और आप आकुजाटिव आर्टिकल भी देख सकते हो। ऊपर वाले में आइनन का यूज़ हुआ है और नीचे वाले में इन का यूज़ हुआ है, जो कि ही के लिए आकुजाटिव में यूज़ किया जाता है। तो ये वाली प्रेपोजिशन काफ़ी इजी है। तो आज की प्रेपोजिशंस हमारी यहीं पे ख़त्म होती हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में उस पे लाना चाहूँगा विच टूल्स डू वी नीड टू यूज़ टू इम्प्रूव आवर जर्मन। तो आपके इस पे क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर इस पे आपको वीडियो रेलिवेंट लग रही है तो फिर मैं अगली वीडियो इसी टॉपिक पे लेकर आऊँगा, नहीं तो हम अपनी आकुजाटिव की ही सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। Dankeschön, bis zum nächsten Mal, मिलते हैं जल्दी ही।